ओके, लास्ट सेशन के अंदर हमने मार्कशीट को अप्रोप्रिएट तरीके से फाइंड करना देख लिया था, किस तरह से हम मार्क्स को फाइंड करेंगे, ग्रेड फाइंडिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ सिस्टमेटिक ये हो सकती है कि आप ये चाहते हो कि फेल्ड जो हैं इनको रैंक असाइन ना हो, ठीक है, क्योंकि जब इन्हें रैंक असाइन नहीं होगा तो बाद में सॉर्टिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी सॉर्टिंग मुश्किल हो जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फेल स्टूडेंट की रैंकिंग 4th पे है और उससे 1 नंबर कम की पोजीशन जो है वो 3rd पर है, तो ये सॉर्टिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। हालांकि 4 जो है वो लोअर है किसी 10th पोजीशन से भी, ऑल्दो अगर वो तमाम पेपर्स में पास हो तो इस चीज़ को मज़ीद अप्रोप्रिएट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं रिजल्ट पर आऊँगा और रिजल्ट के फॉर्मूले पे मुझे एक डिसीजन लेना होगा कि अगर रैंक के अंदर मैं इफ़ की कंडीशन यूज़ कर लूँ और ये कहूँ कि अगर ये रिजल्ट जो है यहाँ पर फेल लिखा हुआ है तो आप इसको कंसीडर ही नहीं करो रैंक के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी को फेल लिखा हुआ है तो इस चीज़ को आप कंसीडर ना करो। तो इस चीज़ को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, मैं इस रैंक से पहले लिखता हूँ इफ़, और इफ़ के अंदर कहता हूँ कि दिस सेल, ठीक है, डबल इक्वल टू फेल्ड फॉर एग्जाम्पल। तो होना क्या चाहिए कि फेल्ड पर ये डिसीजन ना हो बल्कि पास पर हो। अगर ये इस सेल पर पास लिखा हुआ है तो आप उस सेल के मुताबिक यहां पर रैंकिंग फाइंड करो, और अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज के लिए मैं रैंक के लास्ट पर आकर कॉमा लगाऊंगा और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में कहूंगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रैंक। तो यहां पर आते हैं इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं इस फॉर्मूले को ओके प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जहाँ पर फेल्ड है वो वहाँ पर स्टेटमेंट आ गई, उसने रैंकिंग के फॉर्मूले को उसके लिए अप्लाई नहीं किया। अब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ लास्ट तक। तो हम देख रहे हैं कि रैंकिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे से हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट फेल्ड हुआ है वहाँ पर हमारी रैंकिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ उस जगह पर रैंकिंग हो रही है जहां पर वो स्टूडेंट पास हुआ है। अब पास के रिस्पेक्ट से चीज़ों को हैंडल करते हैं कि पास स्टूडेंट अगर ये 1 है तो हमारा सेकंड क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि फर्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर हमने रैंडमली इंटर किए हैं, ठीक है, तो रैंडमली जब इंटर किए हैं तो मुझे नहीं पता कि रैंडमली इंटर्स में कौन सी वैल्यू हो रही है। कहीं पर मैंने 99, 88, 76 कुछ भी लिखी है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट पोजीशन इस नंबर ने लिया है, फॉर एग्जाम्पल इस यूजर ने, अगर इसी मार्क के बिहाफ पर कोई भी A1 नहीं है हमारे पास, ऑल्दो वो फेल्ड हो, तो यकीनी तौर पर क्राइटेरिया तो उसके लिए ही टॉप का बनेगा ना, क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। लेकिन स्टेटमेंट के बिहाफ पर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी है कि ये एलिजिबल है ही नहीं रैंक के लिए। लेकिन मुमकिन है कि 1 के बाद सेकंड पोजीशन कोई ऐसी जगह पर है जो स्टूडेंट फेल्ड हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो पहला अप्रोप्रिएट वे तो ये हो गया कि यहां से हमने सॉर्टिंग कर ली आसानी के साथ कि कौन सा स्टूडेंट रैंकिंग के लिए एलिजिबल है और कौन सा रैंकिंग के लिए एलिजिबल नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे जितनी हेडिंग्स हैं हम उन्हें सेलेक्ट करें यहाँ से, और इस होम के ऑप्शन पर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक करोगे आप तो ये लिखा हुआ फिल्टर, फिल्टर के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो हर एक हेडिंग के साथ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया। ड्रॉप डाउन क्या है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके एट्रीब्यूट, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो तो सिर्फ अली के नाम से एक एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मौजूद है इस कॉलम में। तो मैं इससे क्लिक करता हूँ नेम को, आप देखो सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, अली और ब्लैंक। यहाँ पर जब आप आओगे रैंक पर और इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तमाम रैंकिंग है और साथ ही साथ वो स्टेटमेंट भी है। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो सिर्फ वो नंबर्स आ गए हमारे पास जो रैंकिंग के हैं और वो तमाम चीजें हट गई जो कि फेल्ड स्टूडेंट के थे।
तो यहाँ से रीडिंग हमारे लिए आसान हो गई, वो तमाम स्टूडेंट इग्नोर हो गए जो एक या मोर देन वन पेपर पे फेल हुए हैं। यहाँ से रीडिंग आसान हो गई। देन हम यहाँ से सॉर्टिंग करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा है, जिसकी मार्किंग ज़्यादा है या कम है। अब मजीद इसको अप्रोप्रिएट बनाना है, क्योंकि यहाँ से मैं सॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि 1 के बाद सेकंड पे कौन है, सेकंड के बाद थर्ड पे कौन है। इस चीज़ के लिए हम परसेंटेज के कॉलम पर आएंगे और तमाम परसेंटेज की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आओगे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाईलाइट सेल रूल्स, किसी सेल को हाईलाइट्स करने हैं, ठीक है, उसमें उसकी पोजीशन दिखानी है कि टॉप 3 के पोजीशन हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं, टॉप 5 हो जाएं, या कोई क्राइटेरिया मीट करें आप कि 80 से ज़्यादा जो हों या 60 से ज़्यादा जो हों वो हाईलाइट हो जाएं, एक्सेट्रा। तो टॉप पर आता हूँ और टॉप पर आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है टॉप 10 आइटम्स। अब ज़रूर थोड़ी है टॉप 10 ही हो, मैं अपनी मर्जी से भी टॉप 3 भी बता सकता हूँ, लिहाजा मैंने इसे क्लिक किया तो ये यहाँ पर टॉप पोजीशन है। मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ टॉप 3। तो आप देख रहे हो टॉप 3 के पोजीशन के मुताबिक जो है वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पर आते हैं, रेड कलर कर देते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो पोजीशन ले ली, उस पोजीशन के मुताबिक जो टॉप के 3 पोजीशन थे ना वो इस वक्त कलर्स पे हो गए। अब अगर मैं टॉप 1 हासिल करना चाह रहा हूं तो अगर ये शीट यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक, तो बार बार मुझे सॉर्टिंग करना होगा और चेक करना होगा कि अगर 90s में है टॉप पोजीशन तो 91.1 भी हो सकता है, 91.12 भी हो सकता है, 91.123 एंड सो ऑन। तो इस तरह सॉर्टिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि विच वन इज लार्जेस्ट अमंग दैम। तो इस चीज़ के लिए आप पहले उस सेल को सिलेक्ट करते हो और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर बाज़ दफ़ा हम डेटा बार को यूज़ कर लेते हैं या कलर्स ऑर्डर को यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड को यूज़ कर लेते हैं। तो डेटा बार से क्या होगा, फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर आते हो और ग्रेडियंट फिल को तुमने ले लिया यहाँ पर, तो जो सबसे ज़्यादा या बड़ी वैल्यू है ना उसके ग्रेडियंट को देखो, वो सबसे ज़्यादा फिल हुआ हुआ है लास्ट तक। यहाँ पर देख रहे हो ये रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर है और सबसे छोटा यहाँ पर है, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। तो यहाँ से रीडिंग आसान हो जाती है ग्राफिकल फॉर्मेट पे कि विच वन इज ग्रेटेस्ट। ओके, ग्रेडियंट फिल से यहाँ से हम मजीद अप्रोप्रिएट तरीके से डेटा को गेट कर रहे थे और रीडेबिलिटी हमारे लिए आसान हो गई थी इसकी, कि डेटा को रीड करना, कौन सी पोजीशन फाइंड करना वो भी हो गया। जबकि रैंकिंग से और भी मजीद चीज़ें आसान हो गई कि किस चीज़ को रैंक असाइन करना है और किस स्टूडेंट को रैंक असाइन नहीं करना है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये एडवांस्ड मार्कशीट का एक क्राइटेरिया था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्राइटेरिया किसी मार्कशीट पे ही अप्लाई किया जाए, ये तो लॉजिकल एक वे बताया गया है जो कि हम नॉर्मली अपने डेली रूटीन लाइफ में देख रहे होते हैं। जहाँ भी कोई स्टेटमेंट इफ देन के बिहाफ पर हो रहा है वहाँ पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी शीट बना रहे हैं, सैलरी शीट के अंदर बोनस अलाउ करना है किसी कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को, तो आप एक क्राइटेरिया बनाते हो कि वो कम से कम 1 साल काम किया हुआ, उसकी ड्यूरेशन कहीं कैलकुलेट हो रही हो और उस कैलकुलेट ड्यूरेशन के बिहाफ पर आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो मजीद आगे कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। तो कुछ यूआई पे बात करते हैं कि यूआई हम मजीद किस तरह से अप्रोप्रिएट बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ इंटरनल पार्ट को देखा कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है, किस तरह से वर्किंग हो रही है हमारे शीट की। तो मैं रैंक पे दोबारा आता हूँ और यहाँ से तमाम वैल्यू को सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देता हूँ, तो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। और तो हेडिंग चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल, और मजीद रॉ की ज़रूरत है। तो जिस तरह कॉलम हम ऐड करवा रहे थे प्रीवियस सेशन पे, इसी तरह हम रॉ भी ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ नंबर पे क्लिक करोगे, पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट पर आओगे तो कॉलम ऐड होते जाएंगे। फार्मूलाज की वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज होगी, ठीक है। आपने अगर फार्मूलाज की वैल्यू कुछ और लिखी है तो वो ऑटो इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने फार्मूला L4 लिखा था, अब तो उसकी वैल्यू L4 नहीं रही बल्कि अब तो L8 बन चुकी है फॉर एग्जांपल। तो वो ऑटो इंक्रीमेंट खुद एडजस्ट कर रहा है इस चीज़ को, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग बनानी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर हेडिंग बना सकता हूँ। तो सेल लिया मैंने यहाँ पर, इसे मर्ज किया। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि उस टेक्स्ट के अंदर तमाम वैल्यूज एडजस्ट हो जाती हैं, जैसे होवर करने पर एग्जाम्पल पे शो हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा गया है, तो जब आप रैप करेंगे तो एक्सेल नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और रैप के बगैर क्या होगा कि वो आगे की तरफ जा रहा होगा, फिर आपको सेल की विड्थ बढ़ानी होगी, ठीक है। तो मैं रैप भी कर सकता हूँ।
और मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मार्कशीट फॉर स्टूडेंट। देन आप बिल्कुल एज लाइक MS वर्ड आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। टेक्स्ट के साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, चेंज कर सकते हो। सिमिलरली इस सेल को आपने बॉक्स देना है यानी बॉर्डर देना है, थिक बॉर्डर बनाना है, तो आपने थिक बॉर्डर बना दिया। और अगर आप विड्थ डिस्टर्ब करना चाहते हो तो सेल को यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो सेल एडजस्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान आप इसकी एडजस्टमेंट चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इसको यूज़ करोगे तो ये टेक्स्ट इस एक्सिस में सेंटर पर आ जाएगा, जबकि एक्स एक्सिस में यहाँ से वो सेंटर पर आ रहा है। कंट्रोल P करके आप प्रीव्यू पे देखोगे तो वो एरिया क्योंकि पेज के बाहर है, वन पेज के बाहर आ रहा है, लेकिन आप दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डर है कि यह बॉर्डर यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। स्कैप प्रेस करके बैक आ जाएंगे आप। प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले तमाम उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं जो कि आपने प्रिंट करना होता है, और उसके बाद आप पेज लेआउट पे आते हो, ये लिखा हुआ है प्रिंट एरिया, इससे आप सेट प्रिंट एरिया करते हो। देन आप कंट्रोल P प्रेस करोगे तो वो एरिया आपके पेज का पार्ट बन जाएगा। ऑल्दो सेल के साइज यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, तो A4 के हिसाब से ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो आप इसे लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप के अंदर ये तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल मार्जिन को आप यहाँ से नैरो कर दें, और नैरो मार्जिन, तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट पूरी शीट मेरी अब यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। इसी तरह बाज़ दफ़ा हमें वर्टिकल या हॉरिजेंटल हेडिंग की स्टाइलिंग बनानी होती है, तो तमाम सेल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया जो कि मेरे हेडिंग की हैं, इसे बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक भी, साथ ही साथ इसकी विड्थ हाइट भी डिस्टर्ब करता हूँ। तो डबल क्लिक करते जा रहा हूँ, इसकी विड्थ एडजस्ट हो रही है। ऑल्दो हम सेटिंग से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम सिलेक्शन के बाद तमाम चीज़ों की एक साथ विड्थ और हाइट कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये स्टाइल आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो ओरिएंटेशन, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो मल्टीपल स्टाइलिंग यहाँ पर मौजूद है। तो ये स्टाइल आपको नज़र उस वक्त आएगा जब इसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ से सेल को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, इसकी विड्थ को। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लैक, दोबारा यहाँ आता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, रोटेट, टेक्स्ट अप कर सकते हो। तो बाज़ दफ़ा इस चीज़ की हमें अपने डॉक्यूमेंट पे ज़रूरत होती है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। इस ऑप्शन पे आने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से एंगल डिफ़ाइन कर सकते हो। बाज़ एंगल्स तो वहाँ बने बनाए थे, यहाँ पर आप एंगल डिफ़ाइन कर सकते हो इस चीज़ को मूव करके। तो मैंने एंगल बनाया, तो आप देख रहे हो उसी हिसाब से ये टेक्स्ट जो है मूव होकर आ रहा है। तो बाकी विड्थ एक्स्ट्रा है, लिहाजा मैं इसे कम कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि इसकी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है और टेक्स्ट मेरा कर्व पर मौजूद है। सिमिलरली इन तमाम को मुझे टेबल पे विजिबल करवाना है, तो मैं तमाम चीज़ों की सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, और ये मेरा पार्ट है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और ये लिखा हुआ ऑल बॉर्डर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये ऑल बॉर्डर का पार्ट है। देन कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि तमाम चीज़ें टेबल के बॉक्सेस में शो होंगी। इसी तरह बाज़ दफ़ा कोई करेंसी यूनिट्स की ज़रूरत होती है हमें, अभी तो हमने मार्कशीट को फॉर्मेट किया है, बाज़ दफ़ा कोई वैल्यूज़ हमें शो करनी होती है करेंसी के फॉर्मेट पे, ताकि उसके साथ डॉलर का साइन आए या RS लिखा हुआ है या वटेवर जो भी करेंसी वैल्यू है। उस चीज़ के लिए आप सेल को सेलेक्ट करते हो। तो अभी डमी तौर पे मैं फॉर एग्जांपल इस टोटल को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और तो हम इस पर ये काम हरगिज़ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ समझाने के एतबार से बता रहा हूँ। और उसमें मैंने डॉलर क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हो कि हर सेल की वैल्यू वही रही, लेकिन करेंसी की वजह से, क्योंकि करेंसी डॉलर की छोटी वैल्यू सेंट होती है, जिस तरह हमारे रुपया का पैसा है तो डॉलर में सेंट होता है, CENT, ठीक है। तो मुमकिन है कि पॉइंट्स में भी कोई वैल्यू हो, तो वो पॉइंट्स के साथ शो कर रहा है। ऑल दो आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हैं। तो हटाने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप आओगे तो ये इक्वल इंक्रीज है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, और यहाँ से डिक्रीज है। तो मैं डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ, दोनों जीरो हट गए यहाँ से, और डॉलर साइन अपनी जगह मौजूद है। अगर आप पॉइंट के बाद मजीद इंक्रीज वैल्यू दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप इंक्रीज वैल्यू को
दिखा सकते हैं। देन टेबल का फॉर्मेट है, अभी तो आपने सिर्फ उसी डिफॉल्ट स्टाइल को यूज किया है, ऑल दो टेबल और कलर्स वगैरह को ऐड किया है। बाज यहाँ टेबल के स्टाइल भी मौजूद हैं, तो अगर आप किसी टेबल को अपने स्टाइल पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक्सेल आपको कुछ स्टाइल प्रोवाइड भी करता है जिसमें फॉर्मेट्स टेबल के मौजूद हैं। आप इस पर ओवर करोगे तो बैक हैंड पे चेंजेस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे टेबल इस फॉर्मेट का बनाना है और सिर्फ उस पार्ट को बनाना है जिसकी मैंने सिलेक्शन की है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और देन ओके प्रेस कर दिया। अच्छा, मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पार्ट भी लिया हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह फ़िल्टर भी अप्लाई है, तो मैं फ़िल्टर को ख़त्म करता हूँ। सिलेक्शन किया मैंने यहाँ से और फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक किया, फ़िल्टर ख़त्म हो गया और मैं इसकी सिलेक्शन करने के बाद दोबारा चलता हूँ। तो आप देख रहे हो कि टेबल का फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे फॉर्मेट मैंने चूज़ किया था। कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो कि प्रिंट होने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट आएगा जो फॉर्मेट आपने चूज़ किया था। तो बार बार मैं कंट्रोल P पे प्रीव्यू आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि जो काम आप कर रहे हैं वो प्रिंट होने के बाद भी उसकी विजिबिलिटी वैसी ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप UI को भी चेंज करते हैं अपने एक्सेल के, लेकिन मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे होता है, जो इंटरनल फार्मूलाज हैं जिसके बिहाफ पर आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है। दैट्स इट।